हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विजन का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक पोर्शन चल रहा है उसके आगे की स्लाइड्स हम देखते हैं। होपफुली गाइस आपने सारा पिछला रिवाइज कर लिया होगा, तो कंटिन्यू विद दिस। आज हम समझते हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इंडिया में कैसे काम कर रहा है, क्यों ये न्यूज़ में रहा सेक्टर। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेम। ठीक है, देखो, जॉइंट स्टडी की जा रही है फ्रॉम दी PricewaterhouseCoopers एंड द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। इन्होंने हाईलाइट किया है कि माइक्रो फाइनेंस का इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों है, समझो उसको ध्यान से। देखो, सितंबर 2022 का गाइज ये एक चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट में शो कर रखा है कि हमारे यहाँ ना नॉन प्रॉफिट MFIs का जो परसेंटेज है वो 0.78% है। ठीक है, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कुछ बता रखा है इसने कि SHG मॉडल कैसा है, JLG मॉडल कैसा है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट द ब्रीफ, दे हैव जस्ट शोन दी पोर्शन की दिस इज हाउ इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और द पैरामीटर्स विच हैव बीन डिसाइडेड। ठीक है, तो ऐसे दे रखा है। अब इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर और MFIs होती क्या है वो समझ लो आप पहले, उसके बाद हम ये चार्ट वार्ट सब समझ आ जाएगा आपको। देखो, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल सर्विस देने का प्लेटफॉर्म है जो स्मॉल लोन्स देता हो, ठीक है, और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है साथ में। किनको देता है? पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स को। इसीलिए इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम मिसिंग मिडिल भी कहते हैं ना, जिनको फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, वो कोलेटरल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं लोन लेने के लिए, या उनको छोटे लोन्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द MFIs, दिस इज की माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इसकी पहले बात कर लेते हैं। देखो, RBI रेगुलेटरी बॉडी होता है बैंक्स के लिए, NBFC के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। मेलागाम कमेटी के अकॉर्डिंग RBI ने कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया था NBFC और MFIs के लिए भी। ठीक है, सेबी ऐसे MFIs को लिस्ट करता है, मॉनिटर करता है, चेक करता है। ठीक है, सम स्टेज हो कि उनके अपने लॉज हैं माइक्रो लेंडर्स को रेगुलेट करने के लिए। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं, जैसे देखो मुद्रा, आपको याद रखना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है ना, इसका इट इज़ कनेक्टेड विद दी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स ऑल्सो। ई शक्ति प्रोजेक्ट भी है, जो एग्जिस्टिंग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको अप्रोच करना, उनको फाइनेंशियल नीड्स को उनकी समझना। ठीक है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, एक जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है, दोनों के दोनों ना लोन डिस्पर्समेंट मॉडल्स होते हैं, कैसे कैसे डिस्पर्स आगे जाके करना है। अब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इंडिया का है उसकी इंपॉर्टेंस समझो क्या होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव ग्रोथ ये प्रमोट करता है। कैसे करता है? कोलेटरल फ्री क्रेडिट देकर। ठीक है, अब ओवर आपका 6 करोड़ बोरोवर्स को देता है, इकोनॉमिक पिरामिड के बॉटम में जो लोग होते हैं उनको देता है। तो यानी कि MFIs सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जो नीचे तबके के लोग भी हैं या जो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं पुअर लोन, या वो नहीं एक्सेस उनके पास कोलेटरल्स का है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बेचारे कहाँ से चलाएं अपना। तो इकोनॉमिक पिरामिड के जो बॉटम लाइन है उस तक भी लोन पहुँच पाए, पैसा पहुँच पाए, इसलिए ज़रूरी है MFIs का होना। सेकंड होता है पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि अगर हम ऐसे लोगों को, जो लोग सपोर्ट इनकम अगर कुछ दे सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म टेन्योर लोन्स उन्हें अगर दे सकते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इंसान पॉवर्टी से बाहर आ जाता है। एलिवेशन करने का ये भी एक तरीका है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी तरीका है। अब आप देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, आपने अगर आपकी 9th की किताबें या आपने 10th 11th 12th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि SHG जो है, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, उसका बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है वुमेन की एम्पावरमेंट में, क्योंकि वो वुमेन को भी, जो वास्ट मेजॉरिटी यूजर्स हैं माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ की, उनको प्रोवाइड करता है। चौथा इनका ये है गाइस, सोशल इक्विटी देना, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं किसमें, फाइनेंसिंग ऑफ वाटर सैनिटेशन प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, या आपकी अवेयरनेस क्रिएट करना। आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, PM स्वनिधि स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई थी, आपको अगर याद हो। तो ऐसे लोगों को भी सोशल इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते रहें, और वो भी अच्छे ढंग से। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, कैसे होगा, जितनी भी सेविंग, इंश्योरेंस और रेमिटेंस वगैरह आ रहे हैं वो क्रेडिट के साथ एक फाइनेंशियल पूरा एक उनका बैकअप होगा।
इससे एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट होती है। कैसे? क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सटेंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग, ट्रेनिंग और बिजनेस वगैरह। तो इससे क्या होता है, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो भी प्रमोट कर सकते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि वो जॉब्स भी दे सकते हैं। तो देखो आपको हर जगह पर इसका फायदे ही देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना कि MFIs का रोल कहाँ सबसे बड़ा क्रेडिट देखा गया है, तो नोबेल लॉरेट थे मोहम्मद यूनुस, उनको माना जाता है कि वो फाउंडेशन है मॉडर्न MFIs के, क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इन 1976। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आगे और आप समझो वे फॉरवर्ड में, तो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, अचीव करने के लिए, फ्यूचर कोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटर्स को करने के लिए कुछ चीज़ें बड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो बहुत ज़रूरी है कि इसके ना इनहेरेंट रेगुलेटरी गैप्स को ब्रिज करा जाए, यानी कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कुछ ऐसी कॉमन डेफिनेशन, इसकी रिस्क मैनेजमेंट, इसका कंट्रोल मॉडल, ऐसा सैनिटाइज्ड लैंडिंग करनी पड़ेगी कि जो गैप्स आते हैं इनमें वो गैप सारे खत्म हो। रेगुलेटरी गैप्स सबसे पहले ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि MFIs इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। सेकेंड चीज़ है न्यू इन्वेस्टमेंट चैनल्स को ओपन करना, स्पेशली जो स्मॉल MFIs होते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ डेट फंडिंग को सोर्स करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिड्यूस करते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि वो नए नए इन्वेस्टमेंट चैनल्स को भी पैदा करें, यानी कि वो फोर्जिंग पार्टनरशिप विद कॉर्पोरेट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल बिजनेस में ये ऐसा तैयार करें। फिर क्रिएशन ऑफ रोबस्ट माइक्रो लैंडिंग लैंडस्केप भी ज़रूरत है। यहाँ पर समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो ऐसे सिर्फ रोबस्ट अगर नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी मैकेनिज्म क्रिएट कैसे होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो लैंडिंग के समय स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी मैकेनिज्म भी तैयार हो, यानी कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग NGO MFIs। जितने भी आपके प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर, वो सब तैयार हो। समझ रहे हो आप ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की MFI ठीक से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, फिर अकाउंटिंग नॉर्म्स को प्रूडेंशियली फॉलो करना है, लॉ रूल्स और जितने भी ऑडिटर्स के रोल हैं उसको स्पेसिफाई करना है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को अपनाना है, काउंसिल्स एंड कमेटीज क्रिएट करनी है स्टेट, सेंट्रल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि इस सेक्टर को कम्प्लीटली हम मॉनिटर कर पाएँ। लेकिन MFIs के साथ कुछ चैलेंज भी साथ साथ भी चल रहा है, तो उसके पहले हम वे फॉरवर्ड के और डिस्कशन करने से पहले समझ लो क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले देखो हमने जो वे फॉरवर्ड में आंसर्स पढ़े हैं ना कि ब्रिजिंग दी रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड ऑल गैप्स को खत्म करो, तो देखो सबसे पहला रेगुलेटरी इश्यूज ही है, क्योंकि जो MFIs का ना कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई फैसिलिटी देते कंज्यूमर के डिपॉजिट से रिलेटेड, कोई स्ट्रेटेजिक एंड क्रेडिट रिस्क के बारे में बात नहीं होती, मार्केट डोमिनेंस को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा जाता है एक्सेसिव रेट बनाकर, बोरोवर्स को कोई फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में उनको पता नहीं होता, कोलेट्रल का एब्सेंस होता है, ऑपरेशनल के बारे में चलोगे तो मल्टीपल लैंडिंग की दिक्कत है, टेक्नोलॉजिकली जाओगे तो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी और लो डिजिटल लिटरेसी की सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद इसका फाइनेंशियल भी कुछ खास नहीं है, हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, लो कॉस्ट फंडिंग होती है, ओवर इंडिपेंडेंस है MFIs पर, कमर्शियल बैंक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है फॉर लोन्स। तो देखो आपको भी ना, जब भी आप व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग समथिंग, यू आर एन एस्पिरेंट नाउ गाइज, डायनेमिकली सोचा करो कि कोई भी सेक्टर है, अब MFI सेक्टर है, रेगुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कमर्शियल बैंक भी उसको इनके काम को हैम्पर करता हो, ऑपरेशनल सिस्टमैटिक सिस्टम से नहीं चल रहा, टेक्नोलॉजी की दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत। तो अगर ऐसे सोचोगे ना तो तुम्हारा हर एक आंसर को तुम डायनेमिकली लिख भी पाओगे, और दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप देखो हमने कहा टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी को आपको लिवरेजिंग देनी है, यानी कि नए प्रोडक्ट्स बनाओ, आइडेंटिफाई करो प्रोस्पेक्टिव नीड्स क्या है बोरोवर की, उस हिसाब से ऐसा मॉडल टेक्नोलॉजी का क्रिएट करो कि वो उन तक पहुंच पाए और वो उसको एक्सेस भी सही ढंग से कर पाए। उसके बाद क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड को डेवलप करना, मल्टीपल लैंडिंग, ट्रांसपेरेंसी बनाना, लोन टर्म्स जो आप दे रहे हो, इंटरेस्ट चार्जेस पहले ही बता दो। आप प्लीज़ ज़्यादा टंटे मत करो, बताओ, पता चल रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये इंटरेस्ट कितना था। आप सारी बात बैंकिंग आप सिस्टम में बैठे हो सब कुछ बताओ, जो भी फेयर प्रैक्टिस कोड होती है उसको पूरा बताओ कि दिस इज़ अ मल्टीपल लैंडिंग, यहाँ ओवर बोरोइंग नहीं करा ताकि कस्टमर करे, कस्टमर को हैरासमेंट मत दो आप, वो आपके पास मदद के लिए आया तो आप उसको और हैरास करके भेजो, तो ऐसा काम नहीं करना है। सुटेबल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी उन तक आपको पहुँचाना है, तब MFI ये काम ठीक से कर पाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ MFI यानी कि जो हैंड होल्डिंग इन्फॉर्मेटिव स्टेज में या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आप या रिफाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एनकरेज करो कि और अच्छा एक्सप्लोर आप कर पाओ। तो गाइज दिस इज अबाउट योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया।